नमस्कार साथियों। आज हम लोग चर्चा करेंगे मोहन राकेश जी द्वारा रचित एक बेहद महत्वपूर्ण नाटक आषाढ़ का एक दिन के संदर्भ में। साथियों, आषाढ़ का एक दिन सन 1958 में प्रकाशित एक बेहद महत्वपूर्ण नाटक है, जिसका मंचन देश विदेशों में तमाम सांस्कृतिक संस्थानों में हो चुका है। परीक्षा की दृष्टि से यह नाटक तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही साथ सामाजिक दृष्टि से भी यह नाटक बेहद उपयोगी है। इस कृति को वर्ष 1959 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। यह नाटक महाकवि कालिदास के निजी जीवन पर केंद्रित है। साथियों, इस नाटक पर आधारित फिल्म उसकी रोटी ने क्रिटिक फिल्म फेयर अवार्ड 1971 में जीता था। सोचिए ये कितना बेहद महत्वपूर्ण नाटक है, और इस नाटक को हिंदी नाटक के आधुनिक युग का प्रथम नाटक भी माना जाता है। यह नाटक 3 अंकों में विभाजित है। प्रथम अंक में गांव का दृश्य है जो काफ़ी सुखद है, जिसमें आषाढ़ के पहली वर्षा का दृश्य दिखाया गया है। दूसरे अंक में मातृगुप्त अर्थात कालिदास का वैभव दिखाया गया है, और तीसरे अंक में फिर से आषाढ़ के पहले दिन की मूसलाधार वर्षा दिखाई जाती है, और कालिदास के पश्चाताप के साथ नाटक समाप्त हो जाता है। अक्सर चर्चा होती है कि इस नाटक का शीर्षक कहाँ से लिया गया है। तो इस नाटक का शीर्षक कालिदास की कृति मेघदूतम की शुरुआती पंक्तियों से लिया गया है, क्योंकि आषाढ़ का महीना उत्तर भारत में वर्षा ऋतु का आरंभिक महीना होता है। इसलिए शीर्षक का अर्थ वर्षा ऋतु का एक दिन भी लिया जा सकता है। अपने दूसरे नाटक लहरों के राजहंस की भूमिका में मोहन राकेश ने लिखा है, मेघदूत पढ़ते हुए मुझे लगा करता था कि वह कहानी निर्वासित यक्ष की उतनी नहीं है जितनी स्वयं अपनी आत्मा से निर्वासित उस कवि की, जिसने अपनी ही एक अपराध अनुभूति को इस परिकल्पना में ढाल दिया है। मोहन राकेश ने कालिदास की इसी निहित अपराध अनुभूति को आषाढ़ का एक दिन का आधार बनाया है। आइए इस नाटक के कथानक को समझने से पहले इस नाटक के प्रमुख पात्रों पर एक दृष्टि डालते हैं। अंबिका, जो कि ग्राम की एक वृद्धा है, गांव की एक वृद्धा है। मल्लिका, मल्लिका अंबिका की पुत्री है। कालिदास, कालिदास कवि है जिससे मल्लिका बहुत प्रेम करती है। दंतुल, दंतुल राजपुरुष है। मातुल, मातुल भी एक कवि है। निक्षेप, निक्षेप ग्राम पुरुष है। विलोम, विलोम ये भी महत्वपूर्ण पात्र है और ये भी ग्राम पुरुष है। रंगिनी, संगिनी ये नागरी हैं। अनुस्वार और अनुनासिक ये अधिकारी हैं। और इस नाटक की एक और बेहद महत्वपूर्ण पात्र प्रियंगु मंजरी, प्रियंगु मंजरी राजकन्या हैं और साथ ही साथ कवि पत्नी हैं। तो आइए इस कथानक की शुरुआत करते हैं। इस नाटक में कैसी कथा है, किस प्रकार की कथा है, किसके बारे में बातचीत की गई है, आइए समझते हैं। तो आषाढ़ का एक दिन एक त्रिखंडीय नाटक है, 3 खंडों में विभाजित है। पूर्व में हम चर्चा कर चुके हैं कि 3 भागों में विभाजित है। प्रथम खंड में युवक कालिदास अपने हिमालय में स्थित गांव में शांतिपूर्वक जीवन गुजार रहा है और अपनी कला विकसित कर रहा है। वहाँ उसका एक युवती यानी कि मल्लिका के साथ प्रेम संबंध भी है। नाटक का पहला रुख बदलता है जब दूर उज्जैनी के कुछ दरबारी कालिदास से मिलने आते हैं और उसे सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में चलने को कहते हैं। कालिदास असमंजस में पड़ जाता है। एक तरफ उसका सुंदर, शांति और प्रेम से भरा गांव का
जीवन, और दूसरी तरफ उज्जैनी के राजदरबार से प्राश्रय पाकर महानता छू लेने का अवसर। मल्लिका तो यही चाहती है कि जिस पुरुष को वह प्यार करती है, प्रेम करती है, उसे जीवन में सफलता मिले, और वह कालिदास को उज्जैनी जाने की राय देती है। भारी मन से कालिदास उज्जैनी चला जाता है। नाटक के द्वितीय खंड में पता लगता है कि कालिदास की उज्जैनी में धाक जम चुकी है और हर ओर उसकी ख्याति फैली हुई है। वहाँ कालिदास राजकन्या प्रियंगुमंजरी से विवाह कर लेता है, जबकि दूसरी तरफ गांव में मल्लिका दुखी और अकेली रह गई है। कालिदास और प्रियंगुमंजरी अपने एक सेवकों के दल के साथ कालिदास के पुराने गांव आते हैं। कालिदास तो मल्लिका से मिलने नहीं जाता, लेकिन प्रियंगुमंजरी जाती है। वह मल्लिका से सहानुभूति जताती है और कहती है कि वह उसे अपनी सखी बना लेगी और उसका विवाह किसी राजसेवक से करवा देगी। मल्लिका ऐसी सहायता से साफ इनकार कर देती है। नाटक के तृतीय और अंतिम खंड में कालिदास गांव में अकेले ही आ धमकता है। मल्लिका तक खबर पहुंचती है कि कालिदास को कश्मीर का राज्यपाल बना दिया गया था, लेकिन वह सब कुछ त्याग के आ गया है। निस्सहाय मल्लिका की शादी विलोम से हो चुकी है और उसकी एक छोटी सी बेटी है। कालिदास मल्लिका से मिलने आता है, लेकिन मल्लिका के जीवन की इन सच्चाइयों को देख पूरी तरह निराश होकर चला जाता है। नाटक इसी जगह समाप्ति पर पहुंचता है। नाटक के अंत में जब कालिदास की मल्लिका से अंतिम बार बात होती है, तो वह कबूल करता है कि तुम्हारे सामने जो आदमी खड़ा है, यह वह कालिदास नहीं जिसे तुम जानती थी। साथियों, परीक्षा की दृष्टि से अगर हम लोग इस नाटक के संदर्भ में बात करें, तो इस नाटक से कथन सर्वाधिक पूछे जाते हैं। कथन से ज़्यादातर प्रश्न पूछे गए हैं, और हाँ, ऑब्जेक्टिव टाइप में प्रश्न जो भी पूछे गए हैं वो वस्तुनिष्ठ में ये पूछे गए हैं कि इसका प्रकाशन कब हुआ, कितने अंकों में विभाजित है, आषाढ़ का एक दिन में किसका भावभीना और प्रेम विभोर व्यक्तित्व उभर कर आता है। इसका उत्तर भी मैं बता देता हूँ कि आषाढ़ का एक दिन में मल्लिका का भावभीना और प्रेम विभोर व्यक्तित्व उभर कर आता है। तो इस तरह के 1, 2, 3 प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे ये पूछ लिया गया कि आषाढ़ का एक दिन में राजपुरुष कौन है, तो दंतुल इस नाटक में राजपुरुष है। इस तरह के प्रश्न, पात्रों से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं, लेकिन ज़्यादातर जो इस नाटक से प्रश्न देखने को मिलते हैं वो हैं कथन वाले प्रश्न। तो आज हम लोग जितने भी इस नाटक से संदर्भित कथन हैं, जो अधिकतर परीक्षाओं में पूछे गए हैं अब तक, या जो आगे परीक्षाओं में पूछे जा सकने वाले हैं, जो महत्वपूर्ण हैं, उपयोगी हैं, उन कथनों पर आज हम लोग विचार करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला है कथन, राजनीति साहित्य नहीं है, उसमें एक एक का महत्व है। कभी एक क्षण के लिए भी चूक जाए तो बहुत बड़ा अनिष्ट हो सकता है। राजनीतिक जीवन की धुरी में बने रहने के लिए व्यक्ति को बहुत जागरूक रहना पड़ता है। यह कथन आषाढ़ का एक दिन नाटक के प्रमुख स्त्री पात्र प्रियंगुमंजरी का है। इसी तरह अगला कथन है, हिंदी रंगमंच को हिंदी भाषी प्रदेश की सांस्कृतिक पूर्तियों और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करना होगा। रंगों और राशियों के हमारे विवेक को व्यक्त करना होगा। यह कथन किस नाटक की भूमिका से संबद्ध है? तो यह आषाढ़ का एक दिन नाटक की भूमिका से संबद्ध है, वहाँ से लिया गया है। साथियों, यह जो कथन है यह कई बार परीक्षाओं में देखने को मिला है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। सोच रहा हूं कि वह आषाढ़ का ऐसा ही दिन था। ऐसी ही घाटी में मेघ भरे थे और असमय अंधेरा हो गया था। मैंने घाटी में एक आहट हरिण शावक को देखा था
और उठाकर यहाँ ले आया था। तुमने उसका उपचार किया था। यह वाक्य किसने किससे कहा? तो यह कालिदास ने मल्लिका से कहा। मैं जानती हूं तुम पर आज अपना अधिकार भी नहीं है, किंतु इतना बड़ा अपवाद मुझसे नहीं सहा जाता है। यह अंबिका ने मल्लिका से कहा। अगला महत्वपूर्ण कथन है, तुम जिसे भावना कहती हो वह केवल छलना और आत्म प्रवंचना है। यह कथन अंबिका का मल्लिका से है। अंबिका मल्लिका की माँ है। तो अंबिका मल्लिका से कहती है कि जिसे तुम भावना कहती हो वह केवल छलना और आत्म प्रवंचना है। अगला महत्वपूर्ण कथन है, मैं जानती हूं कि तुम्हारे चले जाने से मेरे अंतर को एक रिक्तता छा लेगी। बाहर भी संभवतः बहुत सूना प्रतीत होगा, फिर भी मैं अपने साथ छल नहीं कर रही। यह वाक्य मल्लिका का है जो कि कालिदास से कहती है। योग्यता एक चौथाई व्यक्तित्व का निर्माण करती है, शेष पूर्ति प्रतिष्ठा द्वारा होती है। यह महत्वपूर्ण कथन या महत्वपूर्ण वाक्य आषाढ़ का एक दिन में निक्षेप द्वारा कहा जाता है और यह अंबिका से कहता है। निक्षेप अंबिका से कहता है कि योग्यता एक चौथाई व्यक्तित्व का निर्माण करती है, शेष पूर्ति प्रतिष्ठा द्वारा होती है। अगला कथन है, मैं यद्यपि तुम्हारे जीवन में नहीं रही, परंतु तुम मेरे जीवन में सदा बने रहे हो। मैंने कभी तुम्हें अपने से दूर नहीं होने दिया। तुम रचना करते रहे और मैं समझती रही कि मैं सार्थक हूँ। मेरे जीवन की भी कुछ उपलब्धियाँ हैं। यह कथन, यह वाक्य नाटक के प्रमुख स्त्री पात्र मल्लिका की है। अगला, क्योंकि मैं अपने को अपने में ना देखकर तुम में देखती थी और आज यह सुन रही हूं कि तुम सब छोड़कर संन्यास ले रहे हो, तटस्थ हो रहे हो, उदासीन, मुझे मेरी सत्ता के बोध से इस तरह वंचित कर दोगे। यह वक्तव्य मल्लिका का है। लगता है तुमने अपनी आंखों से इन कोरे पृष्ठों पर बहुत कुछ लिखा है, और आंखों से ही नहीं, स्थान स्थान पर ये पृष्ठ श्वेत कणों से मैले हुए हैं। स्थान स्थान पर फूलों की सूखी पत्तियों ने अपने रंग इन पर छोड़ दिए हैं। कई स्थानों पर तुम्हारे नखों ने इन्हें छीला है, तुम्हारे दांतों ने इन्हें काटा है, और इसके अतिरिक्त ये ग्रीष्म की धूप के हल्के गहरे रंग, हेमंत की पत्र धूलि और इस घर की सीलन, ये पृष्ठ अब कोरे कहाँ हैं मल्लिका? इन पर एक महाकाव्य की रचना हो चुकी है, अनंत सर्गों के एक महाकाव्य की। यह वाक्य या कथन कालिदास का मल्लिका से है। अगला महत्वपूर्ण कथन है, परंतु समय निर्दय नहीं है, उसने औरों को भी सत्ता दी है, अधिकार दिए हैं। वह धूप और नैवेद्य लिए घर की देहली पर रुका नहीं रहा, उसने औरों को अवसर दिया है, निर्माण किया है। तुम्हें उसके निर्माण से वितृष्णा होती है, क्योंकि तुम जहां अपने को देखना चाहते हो नहीं देख पा रहे। यह कथन विलोम का है जो कि कालिदास से कहता है। महत्वपूर्ण कथन है। यही सारे कथन प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और कंफ्यूज करते हैं कि यह किस नाटक से है, तो इन पर बहुत गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत है। एक और अगला महत्वपूर्ण कथन है, मैंने कहा था मैं अत से आरंभ करना चाहता हूँ।
यह संभवतः इच्छा का समय के साथ द्वंद्व था, परंतु देख रहा हूँ कि समय अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि क्योंकि वह प्रतीक्षा नहीं करता। यह कथन कालिदास का मल्लिका से है। नाटक के अंतिम अंक में है ये कथन महत्वपूर्ण है। हाँ, क्योंकि सत्ता और प्रभुता का मोह छूट गया है। आज मैं उस सब से मुक्त हूँ जो वर्षों से मुझे कसता रहा है। कश्मीर में लोग समझते हैं कि मैंने संन्यास ले लिया है, परंतु मैंने संन्यास नहीं लिया। मैं केवल मात्र गुप्त के कलेवर से मुक्त हुआ हूँ, जिससे पुनः कालिदास के कलेवर में जी सकूं। एक आकर्षण सदा मुझे उस सूत्र की ओर खींचता था जिसे तोड़कर मैं यहाँ से गया था। मुझे यहाँ की एक एक वस्तु के रूप और आकार का स्मरण है। यह भावपूर्ण कथन कालिदास का मल्लिका से है। जितना प्रेम मल्लिका कालिदास से करती थी, उतना ही प्रेम कालिदास मल्लिका से करता था। लेकिन समय, काल और परिस्थिति कुछ ऐसी बनी कि कालिदास को मल्लिका से दूर उज्जैनी जाना पड़ा और वहाँ राजकन्या प्रियंग मंजरी से विवाह करना पड़ा। लेकिन अंत में प्रेम ही अपने आकार में पुनः वापस होती है और कालिदास सब कुछ छोड़कर, सारी राज सत्ता को छोड़कर वापस अपने गांव आ जाता है और अपने अकेले सूनेपन में जीवन जीना चाहता है। वह अपने प्रेम की रिक्तता को महसूस करता है, पश्चाताप करता है और सोचता है कि मैं क्यों अपने सुंदर गांव को, जहाँ पर मेरा सब कुछ था, प्रेम था, रचना थी, मेरी रचना धर्मिता थी, को छोड़ कर गया। और वह अपनी उस रिक्तता को महसूस करता हुआ आषाढ़ के उस मूसलाधार बारिश को देखता है और महसूस करता है। यह नाटक कालिदास के जीवन पर केंद्रित नाटक है और हिंदी साहित्य जगत में ख्यातिलब्ध नाटक के रूप में प्रतिष्ठित है। परीक्षाओं में, चाहे वह टीजीटी पीजीटी हो, यूजीसी नेट जेआरएफ हो या असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा हो, तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में, यहाँ तक कि यूपीएससी, यूपीपीएससी, एमपीएससी वगैरह जो भी अधीनस्थ बोर्ड की परीक्षाएं हैं, उन सब में ये नाटक विशेष तौर पर रेखांकित हुआ है, होता आया है और इससे प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको यह सत्र पसंद आया होगा। शुभकामनाओं सहित जय हिंद।